हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 10, ठीक है, इसमें हमने पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्राम को डिस्कस करना है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मैंने बताया था आपको कि एक एंटिटी को मल्टीपल टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब इसको फर्दर हम एलेबोरेट करते हैं थ्रू कोड के ज़रिए कि पॉलीमॉर्फिज्म हम फर्दर कितने तरीकों से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट किया, तो जैसे ही विजुअल स्टूडियो स्टार्ट होता है तो इसके ऊपर हम अपनी कोड स्टार्ट कर देते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इन प्रोग्राम्स को आप प्रैक्टिस भी करो, ये मतलब आप लोगों के लिए ही तैयार किए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए वर्कआउट किया जा रहा है। इस कोड को प्रैक्टिस करो, प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करो, अपने लिए मतलब फैसिलिटेशंस क्रिएट करो। ठीक है, और पेपर्स की भी अपनी प्रिपरेशन करो इसके ज़रिए। तो हम विजुअल स्टूडियो को ऑन करते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो आ गया, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट के बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट। एम्प्टी प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म अंडरस्कोर प्रोग्राम, पॉलीमॉर्फिज्म अंडरस्कोर प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब हम इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो क्रिएट करते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं, इसकी जो है वो प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद इसमें कोड एडिटर है, फाइल ऐड करेंगे सीपीपी की फाइल, तो उसके बाद इसके ऊपर वर्कआउट हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास प्रोजेक्ट ओपन हो गया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, ऐड करने के बाद न्यू आइटम करने के बाद सी प्लस प्लस कोड को ऐड कर दिया है। सी प्लस प्लस कोड को जैसे ही मैंने ऐड किया, इसके बाद जो है ना, इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके जूम करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद क्लास का नेम, फॉर एग्जांपल क्लास ए मैंने डिफाइन की है, ब्रैकेट्स डिफाइन की क्लास ए की। अब ये क्लास ए मैंने डिफाइन कर दिया, ब्रैकेट्स डिफाइन कर दिया। सबसे पहले मैं करता हूँ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट के अंदर इंट ए रखता हूँ। उसके बाद पब्लिक एक्सेस में एक एक चीज़ को डिफाइन करता जाऊँगा। कहाँ पे ये मैंने जब प्राइवेट रख लिया तो मैंने बेसिकली इस डाटा मेंबर को हिडन कर दिया। ठीक है, ये डाटा मेंबर हिडन हो गया है। जैसे ही मैंने इसको प्राइवेट रखा है, ये डाटा मेंबर हिडन हो गया है। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको इंट एक इंट करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही करता हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ। कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद मैं एक डाटा मेंबर रखता हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इंट इंट ए रखा, सॉरी ये तो ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो पैरामीटर में मैं आई डिफाइन करता हूँ, ए इज इक्वल टू आई कॉलन्स। ठीक है, उसके बाद वाइड मेन करने के बाद मैं इसके ऊपर फर्दर जो है वो कोडिंग करता हूँ। इसके ऊपर फर्दर काम स्टार्ट करते हैं जो भी है। वाइड मेन कर लिया, वाइड मेन करने के बाद मेन, और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स डिफाइन कर दी। ठीक हो गया। अब मैं क्लास का नेम क्या है, क्लास के नेम से पहले मैं यहाँ पे ना, अभी मैंने ये चीज़ जस्ट एक जो है पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल किया। कंस्ट्रक्टर ये क्यों है, क्योंकि ये क्लास का नेम सेम है, वही जो है फंक्शन का नेम है, मेंबर फंक्शन का नेम है, तो ये कंस्ट्रक्टर है। इसके साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइड ऐड का एलिमेंट। ऐड करने के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ। एंटर से पहले मैं यहाँ पे जाके एक पैरामीटर पास करता हूँ नंबर का। नंबर का पैरामीटर पास करने के बाद मैंने ये ब्रैकेट्स लगाई। ब्रैकेट्स लगाने के बाद यहाँ पे जाके ए इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू नंबर। ठीक है,
और उससे पहले ऊपर मैंने रिटर्न टाइप नहीं दी हुई, ठीक है। ए इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू नंबर, इसको मैं इसके साथ ही कनेक्ट करके डिफाइन करता हूँ। और उसके बाद अब मैं वॉइड मेन में आ जाता हूँ। मेन में आके मैंने, ठीक है, अब यहाँ तक तो मैंने ये एक जो है ऐड का फंक्शन बनाया। अब एक सिंगल यूनिट बनाता हूँ मैं। सिंगल यूनिट कैसे होगा, इंट गेट, गेट वैल्यूज को करेगा इंट, ठीक है। और ये गेट वैल्यूज को करने के लिए रिटर्न कर देता हूँ मैं यहाँ पे ए को, यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ मैं ए को, और यहाँ पे कॉलम्स ऐसे लगा दिए। अब रिटर्न कर लिया तो उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइड मेन किया। मेन करने के बाद ए क्लास का नाम नेम है, पी इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट ओ डॉट, ठीक है, ऐड किया। ओ डॉट ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड की वैल्यूज डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि पैरामीट्रिक ऐड जो है वो पैरामीट्रिक स्टेटमेंट है ऐड। तो यहाँ पे मुझे कोई ना कोई वैल्यू साइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ इसको 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर क्लास ए। ओके 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 ओके, नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर क्लास ए। तो कह रहे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका, तो इसको आप बी कर दो। इसका कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्टर बनाया है तो कंस्ट्रक्टर को जो है मैं पैरामीटर के थ्रू कॉल कर रहा हूँ, तो वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर के, वो कंस्ट्रक्टर का कंफ्यूजन हो रहा है उसको। तो अब इसको देखते हैं क्या होता है, इसका एरर क्यों नहीं अभी तक रिजॉल्व हुआ। यहाँ पे बी ही है, ठीक है। तो बी किया, सॉरी ए, ठीक हो गया। अब इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। अगर एरर आ रहा है तो उसको फिर सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद अगर इसमें कोई एरर होगा तो वो आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। अभी इसमें फ़िलहाल कोई एरर नहीं आ रहा, तो अभी इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये विंडो स्टार्ट हो रही है। शेयर स्क्रीन करते हैं इसको सबसे पहले। शेयर स्क्रीन करने के बाद इसमें फर्दर हम कोड देखते हैं कि किस किस चीज़ की हमने अमेंडमेंट्स करनी है, किस किस चीज़ को इसमें हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अभी ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद इसके ऊपर देखते हैं हमने कैसे वर्कआउट करना है। कंट्रोल F5 करने से पहले हमारे पास स्क्रीन जो है वो स्टॉप नहीं हुई। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम पॉज करना पड़ेगा। स्क्रीन को स्टॉप करने के लिए सिस्टम पॉज किया। सिस्टम पॉज करके इधर PAUSE सिस्टम पॉज कर दिया हमने। सिस्टम पॉज किया, उसके बाद हम इसके ऊपर ओवरलुक देखते हैं। कंट्रोल S कंट्रोल F5, कंट्रोल S कंट्रोल F5 किया, और उसके बाद ये जो है वर्किंग स्टार्ट कर देगा। इस अपनी कंपाइलेशन कोड में हमें जो भी एरर होगा, जो भी इश्यूज होंगे, वो यहाँ पे शो होते रहेंगे। ये हमारा जो है वो पॉइंट्स होते हैं। अभी प्रेस नहीं की टू कंटिन्यू, इसने डिस्प्ले नहीं किया। डिस्प्ले इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने आउटपुट नहीं की। डेफिनेटली वो डिस्प्ले नहीं करेगा। सी आउट, सी आउट, सी आउट करने के बाद कॉलन्स हमने ए किया, उसके बाद एंडल किया, ठीक है। RESULT रिजल्ट इज, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल F5 किया। कंट्रोल F5 करने के बाद हम इसको स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके, स्क्रीन शेयर की, और स्क्रीन शेयर करने के बाद ये देखें, ये आपके पास आउटपुट आ गई। आउटपुट इसी क्यों आई है, रिजल्ट इज गार्बेज वैल्यू उठा रहा है। गार्बेज वैल्यू ये इस वजह से उठा रहा है कि आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है गार्बेज वैल्यू ये इसलिए उठा रहा है। गार्बेज वैल्यू उठाने की वजह क्या हो सकती है, जस्ट अ मिनट, मैं आपको भी डिफाइन करता हूँ। गार्बेज वैल्यू की वजह ये है कि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू साइन नहीं की हुई।
अगर हम कोई वैल्यू असाइन करते तो ये आई थिंक वैल्यू को वो डिफाइन करता। हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको 1 वैल्यू या 110 वैल्यू डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद इसको हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। अभी ये बेसिकली जो है वो नॉर्मल रिटर्न वैल्यूज़ दे रहा है। तो अब इसके ऊपर वर्कआउट भी हम करते जाएंगे, इसके ऊपर कोड भी इम्प्लीमेंट करते जाएंगे और फर्दर जो है इसमें एलिमिनेशंस वगैरह, ये देखें अब इसने एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो डिफाइन किया है। ये देखिए स्क्रीन शेयर की है मैंने आपको। तो जो 20 वैल्यू मैंने साइन 20 वैल्यू बेसिकली इसने क्यों दी है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो वो वैल्यूज़ जो है वो टू प्लस होके ए की वैल्यू जो होगी वो प्लस होके इसके अंदर शो होगी। इसको हम ब्रेक पॉइंट के ज़रिए ज़रा क्लियरली देख लेते हैं। ब्रेक पॉइंट के ज़रिए जो है हमें वो क्लियरली डिफाइन होगा कि किस तरीके से इसके ऊपर हमने काम करना है। तो हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद मैं डिबग में जाके स्टार्ट डिबगिंग करता हूँ। तो जैसे ही मैं डिबग में जाके स्टार्ट डिबगिंग करूँगा तो इसके ऊपर वर्कआउट देखते हैं किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंटीग्रेट होती हैं। ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगाया मैंने। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद मैं इसको अब कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक है, कंपाइल करने का बटन इधर होता है, वो उसके ऊपर ये चीज़ आ रही है। ठीक है, डॉक टू टॉप किया मैंने। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ी देर वेट करें, ये ज़रा ऊपर चला जाए, तो उसके बाद इसको जो है हम करते हैं आगे से। अब इसके ऊपर नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट नेक्स्ट करके तो फिर इसका वर्कआउट देखेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट किया है क्लास ए आई। ठीक है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट का ये कॉल हो गया, क्लास ए क्लियर हो गई, ऑब्जेक्ट पे आ गए तो उसने उसकी वैल्यू जो है वो 10 डिफाइन कर दी। और इसके बाद फर्दर हम इसको कंपाइल करते जाते हैं। सिस्टम पॉज के बाद हम ये हमारे पास रिटर्न आ गई। एक ब्रेक पॉइंट हम ऊपर फंक्शंस पे भी लगाते हैं कि फंक्शंस की फंक्शनैलिटी। पब्लिक पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया मैंने। ठीक है, पब्लिक के ऊपर मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। सॉरी, ये जो है ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लग नहीं रहा, तो मैं एक पब्लिक के ऊपर ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। ठीक है, पब्लिक पे ब्रेक पॉइंट नहीं, प्राइवेट पे नहीं लग रहा, इधर भी नहीं, इधर भी। यहाँ पे जाके फंक्शन पे ब्रेक पॉइंट लगा, तो फंक्शन की फंक्शनैलिटी। तो इसके बाद जो है इसके बाद फिर हम डिबग पॉइंट लगा दिए। फंक्शन के ऊपर हमने डिबग पॉइंट लगाया है। अब इसको हम स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हम इसको दोबारा डिबगिंग मोड में चलाते हैं। डिबगिंग मोड में चलाने के बाद इसके ऊपर देखते हैं हमें क्या मतलब इसके ऊपर इफेक्ट्स आते हैं, क्या मतलब इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो जैसे ही स्टॉप होता है इसको हम डिबगिंग मोड में इसके बाद कंपाइल करते हैं। तो ये बेटा जो प्रोग्राम है ये आप लोगों के लिए की जाए, कोडिंग आप लोगों के लिए की जा रही है। ठीक है, द डिबगर वाज अनेबल टू टर्मिनेट वन और मोर प्रोसेस। ओके, आई थिंक एक से ज़्यादा प्रोसेस जो इसके ऊपर कंपाइल हो रहे हैं, तो इस वजह से वो कह रहा है डिबगर वाज अनेबल टू टर्मिनेट वन और मोर प्रोसेसेस, दैट्स व्हाई। ओके 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 ओके, ये डिबगर जो हमने लगाए थे वो चल रहे थे। ठीक है, ब्रेक पॉइंट पे नहीं लगाना, हमने फंक्शन पे लगाना है। ठीक हो गया, वो बस रनिंग में था इसलिए ब्रेक पॉइंट लग नहीं रहे थे। तो ब्रेक पॉइंट्स लग गए हैं। डिबग के ऊपर जाके स्टार्ट डिबगिंग की। स्टार्ट डिबगिंग के ऊपर जाके हमने ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर वर्कआउट करना है। ओके, ये इस तरह का जब भी एरर आए ना, देखो बेटा ये इस तरह का एरर आ रहा है, इसका मतलब होता है कि आपका सिस्टम आपको रिफ्रेश होने के लिए कह रहा है। मतलब सिस्टम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस चल रही हैं। तो इसका सिंपल हल होता है, इसको स्टॉप करें। ठीक है, स्टॉप करने के बाद विजुअल स्टूडियो को दोबारा से चला लें। ठीक है, स्टॉप करेंगे तो विजुअल स्टूडियो जैसे ही दोबारा चलेगा तो इसके ऊपर दोबारा से वर्कआउट करना शुरू कर देगा। तो विजुअल स्टूडियो ऑन होता है तो हम इसको स्क्रीन शेयर करते हैं। विजुअल स्टूडियो के होने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जब ऑब्जेक्ट डॉट डिबग का एरर होता है, ये उस वक्त क्रिएट होता है जब आपका सिस्टम के अंदर वैलिडेशंस मतलब ज़्यादा चल रही होती हैं, ज़्यादा प्रोसेसेस वी एस के आई ए एस के इंटीग्रेट हुए होते हैं, तो इस तरह का एरर आता है। तो आप जस्ट विजुअल स्टूडियो को स्टॉप करें। स्टॉप करने के बाद दोबारा डिबग करें। डिबग करेंगे तो इसका सोल्यूशन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको जो है वो सारी चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, जो इश्यूज हैं वो आप ऑनलाइन क्लासेस में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंगेज करें, फोकस करें इसके ऊपर, ताकि आप इसके ऊपर बेहतर तरीके से वर्कआउट कर सकें।
तो ये विजुअल स्टूडियो को मैंने स्टार्ट किया है, अगेन दोबारा पहले स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कि किस तरीके से इसके ऊपर हम काम करते हैं। ये विजुअल स्टूडियो स्टार्ट हो गया है, स्क्रीन शेयर की मैंने। विजुअल स्टूडियो के ऊपर हमारा पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्राम का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्राम मैंने ओपन किया, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्राम को मैंने ओपन किया, तो उसके बाद स्क्रीन शेयर, ये हमारे पास ये पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्राम है। अब इसको दोबारा से मैं कंट्रोल एस करता हूँ और डिबग करता हूँ, स्टार्ट डिबगिंग करता हूँ। तो स्टार्ट डिबगिंग करने के बाद देखता हूँ कि मेरे पास क्या इसका जो है आउटपुट आती है। सम टाइम जो है सिस्टम चल के लोडेड हुआ होता है, तो इस तरह के वो जो है एरर्स जनरेट करता है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया है। तो ये देखिए, इसको जब मैंने स्टॉप करके चलाया तो ये चल पड़ा है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिस्टम की कुकीज़ फाइल जो है वो लोडेड हो गई होती है, तो इसलिए वो रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है उन्हें। ऑब्जेक्ट कॉल हो गया है, गार्बेज वैल्यू आ गई है। उसके बाद ओ डॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये कॉल हो गया है। उसके बाद ओ डॉट के ऊपर जाएंगे तो फिर ये देखें ऐड के फंक्शन के ऊपर आ गया, क्योंकि मैं ऐड के फंक्शन के ऊपर यहाँ पे ब्रेक पॉइंट को कॉल किया। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से फंक्शनैलिटी इसकी चल रही है। यहाँ पे जब आप ए प्लस इज इक्वल टू नंबर करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है 10, नंबर की वैल्यू क्या हो गई 10, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू नंबर को साइन होगी, और उसके बाद ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसके साथ क्या करेगा, इसको ये देखते हैं। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये प्री इंक्रीमेंट, ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्लस का साइन है, ऑथेंटिकेशन क्या ऑपरेटर है जो प्लस का साइन है, इसने क्या किया यहाँ पे वैल्यूज को डबल कर दिया है। जो नंबर की वैल्यू होगी वही यहाँ पे जो वैल्यू होगी, इस ए की वैल्यू को और इस नंबर की वैल्यू को मर्ज कर दिया है, एडअप कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगी 20 वैल्यू हो गई है, ये देखें ए की वैल्यू 20 हो गई है। इस कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे इसके ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद सिस्टम पॉज किया, सिस्टम पॉज करने के बाद आपके पास आउटपुट स्क्रीन आ गई है। स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ जो डिस्प्ले स्क्रीन आ रही है, ठीक है। ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ रहा है 20। अब इसी कोड को मैं थ्रू जो है वो फर्दर प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है, क्योंकि और फर्दर प्रोग्रामिंग करता हूँ इसके ऊपर, मैं जस्ट यहाँ पे सी आउट करता हूँ या स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल फॉर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के ज़रिए हम ये कोशिश करते हैं कि इसको, उसके लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के लिए हमें हर चीज़ को जो है स्टैटिक करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के लिए हम हर चीज़ को स्टैटिक करना पड़ेगा। इसके अलावा भी जो है वो ऑब्जेक्ट को कॉल करने के बहुत से मेथड हैं कि ऑब्जेक्ट को आप कैसे कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और मेथड इंटीग्रेट करता हूँ इसके अंदर कि यहाँ पे मेरे पास ये है, मैंने कॉल जस्ट इस फंक्शन को करना है, ठीक है। और सी आउट यहाँ से करना है, यहाँ रिटर्न, अभी मैं सी आउट यहाँ से कर रहा हूँ, गेट का फंक्शन तो मैंने कॉल ही नहीं किया, तो मुझे यहाँ पे सी आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट, ठीक है, ओ डॉट गेट, गेट का फंक्शन, और उसके बाद गेट के फंक्शन के बाद एंड लाइन, यहाँ पे आंसर इज, ठीक है। उसके बाद गेट का फंक्शन कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट जो है सिंपल ए को कॉल करता हूँ, क्या करता हूँ, ए को कॉल करता हूँ बस। तो अब इसको मैं दोबारा से कंपाइल करके देखता हूँ, तो मेरे पास आंसर किस कैटेगरी का आता है, किस तरह का आता है। तो मेरे पास ओ डॉट गेट यहाँ से आएगा, आंसर इज ओ डॉट गेट, इधर से कंपाइल होके आएगा। आई थिंक मुझे लग रहा है ये दोबारा से उसी तरह का एरर जनरेट करेगा जैसे इसने पहले वीडियो में क्रिएट किया है, क्योंकि ओ बी जे डॉट एक्जी का जब फाइल मतलब एरर आना शुरू देखा, वही एरर उसने जनरेट किया है। ओ बी जे डॉट एक्जी का एरर आना शुरू हो जाए तो हमें बार बार अपनी विंडो को क्लोज करके चलाना पड़ता है। तो ये सिस्टम बेसिकली जब बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए, हीटअप हुआ हो सिस्टम, तब ये इस तरह के इश्यूज क्रिएट करता है। ये देखिए मैं आपको दोबारा चला के दिखाता हूँ, मैंने जब इसको चलाया है तो 100 में से 95% चांसेस है कि ये जो है एग्जीक्यूशन का एरर देगा। एग्जीक्यूशन एंड का एरर प्रोग्राम का नहीं है, ये देखें एरर आ गया। ये प्रोग्राम
सिस्टम के हीटअप होने का है। तो इसको मैं दोबारा से क्लोज करता हूँ। यहाँ आपकी जो सी ड्राइव में जो प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, इसके ऊपर दोबारा से विजुअल स्टूडियो करता हूँ। ठीक है, विजुअल स्टूडियो करने के बाद मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करूँगा तो ये जो सारे एरर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, मतलब जो एरर आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। वो जस्ट ओनली वन टाइम ये प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद जो हम अपनी ड्राइव को जाके जो क्लीन कर लेते हैं, उसके अंदर से प्रोजेक्ट्स जो है वो रिमूव कर लेते हैं, उसके पाथ अलग कर चेंज कर देते हैं। तो वन टाइम तो ये ओके चलेगा। इसमें देखते हैं हम क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। अभी इसको ज़रा ओपन हो लेने दें। तो बेटा कोडिंग जो है आपकी लाइव क्लासेस भी हो रही हैं, आप लाइव क्लासेस भी कोड की लें और उसमें भी आपको काफ़ी एडवांटेज होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। आप लाइव क्लासेस को भी ज़रा फोकस करें। ठीक हो गया? ओके जी, ये आपका कंट्रोल एस किया और मैंने इसके बाद कंट्रोल F5 किया और मैं इसका आउटपुट देखता हूँ क्या है। कंट्रोल F5 करने के बाद मेरे पास जो है आउटपुट आ गई है, आंसर इज 20। ऊपर भी 20 कॉल हो रहा है, नीचे भी 20 कॉल हो रहा है। ये ऊपर जो सी आउट किया था वहाँ से कॉल हो रहा है, जो नीचे सी आउट किया था ये वहाँ से कॉल हो रहा है। तो मुझे जो है ऊपर सी आउट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं अपने कोड पे जाता हूँ। ठीक है, कोड पे जाने के बाद विजुअल स्टूडियो में जाता हूँ। विजुअल स्टूडियो, तो मुझे ये सी आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सी आउट को मैं ख़त्म कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस करते हैं, इसको हम स्टॉप करते हैं और इसको फिर हम दोबारा से बिल्ड करते हैं। बिल्ड करके देखते हैं। ठीक हो गया। तो मेरे पास जो है उसको कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ से हमने डिबग मोड को नहीं चलाना, कंटिन्यू किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मैं इस आंसर को शेयर करता हूँ। ये देखें आंसर इज, अब मेरे पास ये जो ये लाइन है ना, ये आंसर, ये जो नीचे मैंने ऑब्जेक्ट के ज़रिए कॉल किया उसके ज़रिए आ रहा है। ये देखें ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैंने यहाँ पे ये आंसर कॉल किए, इसके ज़रिए मेरे पास ये आउटपुट आ रही है। तो बेटा जी ये था आज का आपका लेक्चर, जो पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम था कि एक एंटिटी को मल्टीपल टाइम आप किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओ को आप मल्टीपल टाइम डिफरेंट वेज में, कई मेथड से इसको ओ को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पॉलीमॉर्फिज्म के ज़रिए मल्टीपल टाइम एंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और ओ के ज़रिए मैंने गेट, जैसे ओ के ज़रिए मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल किया, एक ऑब्जेक्ट बना के उसके मल्टीपल फंक्शंस को कॉल किया। तो ये आपका लेक्चर था, इसको अच्छे तरीके से देखें और जो है वो फर्दर जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।